सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट नहीं मतलब कंटिन्यू करने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन 149। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ देख रखा है, बहुत ब्यूटीफुल देख रखा है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एडवाइस करना चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट को कि एक बार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का लेक्चर दोबारा देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ठीक है। उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करना है, बहुत मजा आने वाला है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कंप्लीट करियर के लिए। ओके, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबको बोलना चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैंडेटरीली इस वीडियो को लाइक करो एंड देन अपना अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, ठीक है, विदाउट फेल। इससे पता लगता है कि कौन से वो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियसली पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार इन सारे स्टूडेंट्स को तो पास करवा के रखना है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, इसका मतलब क्या होता है? कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑफ ए कंपनी, इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स करते क्या है कंपनी पे। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स सिंपल चीज है, अबाइड करते हैं प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 4। प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 4 क्या है, समझ में आ रहा है? Schedule 4 contains the mandatory code for independent directors covering their role, functions, duties and process for appointment and evaluation। ठीक, अच्छा, ये तुम्हारा हो गया कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इससे ज्यादा यहाँ पे लिखा कुछ नहीं है। तो शेड्यूल 4 में क्या क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, अगर बाई चांस मैं तुमको एक चीज बताऊं, बाई चांस एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया, पूछेगा नहीं, कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऐसा पूछेगा नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में ही नहीं है। तुम अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल को खोल के देख लो, ठीक। तो अगर पूछ लिया एग्जामिनेशन में तो तुम क्या लिखोगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक कंपनी में क्या ही करता होगा? बताओ, सिंपल चीज लिखना है भाई। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम है इंडिपेंडेंट रहना, जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं बोर्ड में वो प्रॉपर डिसीजंस हो, किसी के इंटरेस्ट से रिलेटेड डिसीजंस ना हो, ठीक है, किसी को बेनिफिट, किसी डायरेक्टर को बेनिफिट करने के लिए डिसीजंस लिया जा रहा है ऐसा ना हो, सारे प्रोसीजर्स रूल्स को फॉलो किया जाए। समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखा जाए तो स्मॉल शेयर होल्डर्स का भी जो है एक प्रकार का रखवाला होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। वो देखता है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स जो है उनको कोई नाइंसाफी ना हो। अगर उस कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं है तो, अगर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ही देखेगा। सर ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। आज ही के वीडियो में देखने को मिलेगा कि तुम्हारा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन होते हैं, ठीक। अच्छा, रेम्यूनरेशन फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखो एक बार। रेम्यूनरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या कहता है? एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज इनएलिजिबल टू रिसीव स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन इसको नहीं मिल सकता, स्टॉक ऑप्शन नहीं मिल सकता, ठीक है, स्टॉक ऑप्शन नहीं मिल सकता इसको। इसका मतलब क्या होता है सर स्टॉक ऑप्शन? स्टॉक ऑप्शन का मतलब होता है कंपनी के स्टॉक्स को खरीदने का, एट अ लोअर रेट खरीदने का एक ऑप्शन मिलना, ठीक है। कि ये कंपनी नॉर्मली बाकी एम्प्लॉयज को देते हैं कि भैया तुम बहुत हार्ड वर्क करो कंपनी में, हम लोग हमारे कंपनी के शेयर्स जो है कम दामों में आपको दे देंगे, ठीक है, आपका भला हो जाएगा। ये चीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट रहना है। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लालच आ जाएगा अगर उनको स्टॉक ऑप्शन मिल जाए तो जो है स्टॉक ऑप्शन एकदम मना किया गया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लगेगा कि यार डायरेक्टर्स जो कंपनी में डायरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कहेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप ना मेरे अकॉर्डिंग काम करो, मैं आपको स्टॉक ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है। तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट रखने के लिए स्टॉक ऑप्शंस का कोई जो है फैसिलिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं मिलता, ठीक। रेम्यूनरेशन फॉर इंडिपेंडेंट में कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एक तो फी एज पर सेक्शन 197 सबसेक्शन 5, ठीक। reimbursement of expenses and लास्ट है प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ मेंबर, ठीक है, प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन। तो सिंपल चीज तुमको याद रखना है, कमीशन, रिइम्बर्समेंट एंड फी, ये तीन उसको मिल सकता है। अच्छा, फी का मतलब होता है उसका नॉर्मल फी, रिइम्बर्स का मतलब होता है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने कोई खर्चा कर दिया, फॉर एग्जांपल, ठीक है, खर्चा कर दिया, पर्सनल खर्चा नहीं है, कंपनी में कोई खर्चा कर दिया, ठीक है, कभी कहीं पर भी अगर खर्चा हो जाए बाई चांस, तो खर्चा हो गया तो उसको रिइम्बर्स कर लेना, कंपनी जो है उस पैसे को वापस कर देना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, ये उसका हक है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी से वो पैसा वापस मांग सकता है, ठीक। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन, उसने कोई किसी प्रकार का प्रॉफिट करवा दिया कंपनी को,
ठीक है, किसी प्रकार का प्रॉफिट करवा दिया, किसको, कंपनी को प्रॉफिट करवा दिया, तो प्रॉफिट करवा दिया इसलिए उसको कमीशन भी मिल सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखो तुम सोचोगे कि सर प्रॉफिट करवा दिया कंपनी को, क्या ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए अलाउड है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के बेनिफिट के लिए, तो कंपनी का भला हो रहा है, किसी डायरेक्टर को प्रॉफिट नहीं करवाया, कंपनी को प्रॉफिट करवाया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट अगर करवाए, किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने किसी प्रकार का प्रॉफिट करवा दिया कंपनी को, तो मेंबर से एक बार अप्रूवल ले लेना होगा। ठीक है, मेंबर से अप्रूवल ले लिया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कमीशन भी मिल सकता है। ठीक है, ये 3 प्रकार का जो है पैसा कंपनी से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास जा सकता है। ठीक, ओके। ईसॉप तो होगा नहीं, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है, ये होगा नहीं फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू मेंटेन इंडिपेंडेंस, मेंटेन करने के लिए। फीस कमीशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे कि कितना, किस डायरेक्टर को कितना देना, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का भी वही होता है कि किस डायरेक्टर को कितना फी देना है, ये डिसाइड कर लेंगे बाय शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके। ठीक, ओके। सिंपल सिंपल चीज हो रहा है। आई होप कि साइंस वाले स्टूडेंट, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स, किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है, एकदम आराम से हम लोग समझ रहे हैं। प्लेन लैंग्वेज, देखो वैसे तो ये जो लैंग्वेज है ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए भी नया लैंग्वेज है। ठीक है, ये लॉ का लैंग्वेज है, अंडरस्टूड, कॉर्पोरेट लॉ का लैंग्वेज है। इसको धीरे धीरे तुमको आएगा, इसको ना अभ्यास करना है बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा, पढ़ना है बहुत ज़्यादा, कोशिश करना है, फिर ये अपने नसों में घुसा देना है। ठीक है, अपने ब्लड लाइन में आना चाहिए ये चीज़। तो आप एक्सपर्ट कैसे बनोगे? कोई चीज़ को करते 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 बनोगे, उसी प्रकार से तुमको लैंग्वेज आराम से समझ में आ जाएगा, प्यार हो जाएगा लैंग्वेज से। तब तो तुम किसी से बात करोगे, देखोगे कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बात कर रहे हो, ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि तुमने कोर्स चूज किया है ये, तो तुमको देखो लॉयर वगैरह जो है वो क्या करते हैं, उनका लैंग्वेज देखोगे तो एकदम, वो लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस से बाहर निकलते ही नहीं है, वो तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का ही पूरा बात करते रहते हैं। उनकी बातों में तुमको हैबियस कॉर्पस मिल जाएगा, मैंडेमस मिल जाएगा, बात बात में ये लोग इसी भाषा में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उतारना है, वही लैंग्वेज उतारना है उनके ही लाइफ में, अंडरस्टूड? सो दे कम्युनिकेट इन दैट लैंग्वेज। सो आपको भी इसी प्रकार से सीखना है, अंडरस्टूड? स्टार्ट करें हम लोग। प्रोविजो 149 क्या कहता है कि इफ कंपनी हैज नो और इनएडिक्वेट प्रॉफिट एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे रिसीव रेम्यूनरेशन एज पर शेड्यूल 5। तो अगर कंपनी में इनएडिक्वेट प्रॉफिट भी हो जाए कि इस साल तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन मिल सकता है एज पर शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में लिखा है किस किस हिसाब से रेम्यूनरेशन मिलेगा, वो हम लोग शेड्यूल 5 जिस दिन करेंगे वो उस दिन करेंगे। ठीक है, अलाउ पेमेंट इवन इफ लॉस मेकिंग कंपनीज एज पर मैनेजरल रेम्यूनरेशन रूल्स। तो पेमेंट तो तुमको होने, ये एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि हाँ पेमेंट तुमको अलाउड हो सकता है, अगर लॉस मेकिंग कंपनी है तब भी तुमको पेमेंट मिलेगा, डायरेक्टर्स को तो पेमेंट मिलता ही है। ठीक, उसके बाद देखो क्या लिखा है लिखा है अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। टेन्योर एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, देखो अच्छे से, अ डायरेक्टर कैन सर्व फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, 5 साल के लिए वो बैठ सकता है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, 5 साल के लिए वो बैठ सकता है। ठीक है, प्लस रीअपॉइंटमेंट, अ डायरेक्टर इज एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट विच मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन, प्लस उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सेम डायरेक्टर को तुम बिठा सकते हो। क्या? सेम डायरेक्टर को तुम बिठा सकते हो। ठीक है, अच्छा, अंडरस्टूड, ओके। चलो आगे देखिए हम लोग फिर। द रीअपॉइंटमेंट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द बोर्ड्स रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट में बताना होगा कि हाँ रीअपॉइंटमेंट हुआ है सेम डायरेक्टर का। ठीक, अच्छा, मैक्सिमम टेन्योर फॉर एन इंडिविजुअल कैन सर्व फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म विच अमाउंट टू टोटल 10 ईयर। तो देखो 5 ईयर हो चुका है, फिर रीअपॉइंटमेंट हुआ है, रीअपॉइंटमेंट फिर से 5 साल के लिए हुआ है, तो टोटल कितना हो गया? 10 ईयर। तो 10 ईयर टोटल वो अपॉइंट हो सकता है। उसके बाद कूलिंग पीरियड हो जाएगा, कूलिंग पीरियड, जब जब तुम्हारा बाइक जो है वो गर्म हो जाता है, कार गर्म हो जाता है, गाड़ी गर्म हो जाता है, बाइक गर्म हो जाता है, स्कूटी गर्म हो जाता है, साइकिल का चक्का गर्म हो जाता है, तो क्या करते हो? कूलिंग के लिए रखते हो ना, थोड़ा टाइम क्या करते हो, इसको चलाते नहीं हो, उसको ऐसे ही रख देते हो, राइट? तो ये जो कूलिंग पीरियड है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम करते करते गर्म हो जाता है, तो इसको कूलिंग पीरियड के लिए रखना होता है। कूलिंग पीरियड एक प्रकार का ब्रेक होता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेक, ब्रेक होता है। ठीक है, कूलिंग पीरियड कह सकते हैं। और कूलिंग पीरियड देखो, फॉलोइंग अ द completion of 2 consecutive term the individual is eligible for reappointment only after a mandatory break of 3 years। ये जो कूलिंग पीरियड होगा ये 3 साल के लिए
फिर से ये ब्रेक लगेगा इसमें, ठीक है, कूल रहेगा। 3 साल के लिए इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। 3 साल जैसे कंप्लीट हो जाए फिर ये दोबारा से अपॉइंटमेंट के लिए रेडी है, फिर से 5 साल काम करने के लिए रेडी है। क्या ये समझ में आ रहा है? Crucially, during this 3-year cooling off period, the individual is strictly prohibited from being associated with the company in any other capacity. तो सिंपल चीज है कि देखो कूलिंग, जब तुम अपने बाइक को, गाड़ी को कूलिंग पीरियड के लिए रखते हो, तो कूलिंग पीरियड का मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि चलो पान दुकान में जाके आते हैं सामने से, ठीक है ना, ज़्यादा गर्म नहीं होगा, ऐसा नहीं। तुम आराम से इसको 1-2 घंटा पूरा कंटिन्यूस नहीं चलाते हो, या फिर 8 घंटा 7 घंटा नहीं चलाते हो, रख देते हो, बहुत गर्म हो गया गाड़ी, ठीक है, रख देते हो। बहुत बड़ा बड़ा ट्रिप में जाते हो ना, जो लद्दाख वदाख के ट्रिप में जाते हो, तब गाड़ी को थोड़ा रेस्ट देना होता है, ठीक, उसको कहा जाता है कूलिंग पीरियड। सॉरी। तो ये जो डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसको भी रेस्ट देना होता है। इसका रेस्ट का मतलब होता है कंप्लीट रेस्ट। इसमें इस 3 साल के दौरान जो वे रेस्ट करेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनी के साथ किसी भी कैपेसिटी में किसी प्रकार का लिंक, किसी प्रकार का कनेक्शन, किसी प्रकार का जो है एक्सचेंज ऑफ वर्क कुछ नहीं होना चाहिए। एकदम अलग से उसको अनाथ आश्रम में भेज दिया जाए। समझ में आ रहा है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वैसे भी होता है अनार्थ, उसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं 10 ईयर्स के लिए अडॉप्ट करेंगे। नॉर्मली अडॉप्शन होता है 5 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, उसके बाद रेस्ट, उसके बाद उसका ब्रेक हो जाता है, लेकिन रीअपॉइंटमेंट हो सकता है फिर से 5 साल के लिए। जैसे 10 साल हो जाए फिर से उसको अनाथ आश्रम भेज देंगे हम लोग, कंप्लीटली कट ऑफ कर देंगे 3 साल के लिए। जैसे 3 साल के लिए चला गया वो अनाथ आश्रम, फिर हम लोग दोबारा से उसको प्यारे से डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लेकर आएंगे फिर से 5 साल के लिए। इसी प्रकार से कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्लीन ब्रेक चाहिए, क्लीन ब्रेक चाहिए, ठीक है। प्रिवेंट्स ओवर फेमिलियरिटी, इंश्योर्स अ क्लीन ब्रेक। चलो दोस्तों, टेन्योर सर्व्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द 2013 एक्ट इज नॉट काउंटेड। इसको छोड़ भाई, ये कोई काम का चीज नहीं है। अब देख सीधा इधर आ जा। लाइबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। उससे पहले तो तुमको एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव समझना है। एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव जब आएगा तब मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे समझो, ये है लाइबिलिटी ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर सर्टेन डायरेक्टर। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जिनमें लिमिटेड लाइबिलिटी लगता है। लिमिटेड लाइबिलिटी इज प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग डायरेक्टर्स: इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु आर नॉट अ प्रोमोटर और की मैनेजर पर्सनल। देखो तुम्हारा ये जो डायरेक्टर्स बैठते हैं ना, डायरेक्टर्स का पूरा गैंग होता है। इनमें तो मोस्टली खानदानी लोग होते हैं जो नॉर्मल डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो इंश्योर करते हैं कंपनी सही से चले। ये तो है तुम्हारा जिसका जो ओनर है, नॉर्मली ये ओनर ही होता है, ठीक है। फाउंडर होता है, क्या होता है बताओ? फाउंडर वाउंडर होता है। आ गया ये प्रोमोटर, ठीक है। प्रोमोटर वगैरह होते हैं यहाँ पे। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, उसका लड़का, उसका भौजी, फिर ये तो ये सारे हैं, ठीक। अब ये जो डायरेक्टर्स बैठते हैं ये होते हैं वो वाले डायरेक्टर्स जो कंपनी में इंश्योर करते कि सब प्रॉपरली चल रहा हो, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट वाले डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो गया एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो गया। क्या बताओ? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही भारी काम नहीं होता इनका। एक का तो काम होता है इंडिपेंडेंस मेंटेन करना, दूसरा जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उतना ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्क नहीं करता, ठीक। तो इन दोनों डायरेक्टर्स के ऊपर, इन दोनों कैटेगरी ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ना ज़्यादा लाइबिलिटी नहीं लगता, लिमिटेड लाइबिलिटी लगता है। कितना बताओ? लिमिटेड लाइबिलिटी। अब देखो, अगर डायरेक्टर्स ने किसी प्रकार का फ्रॉड कर दिया, फ्रॉड, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बच जाता है। कैसे बच जाता है मैं तुमको समझाता हूँ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्रूफ करना होता है कि उसको इस फ्रॉड के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ठीक। एक बार वो प्रूफ कर दिया तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेव हो जाता है, उसमें लाइबिलिटी नहीं लगता है। और बाकी के जो घरेलू डायरेक्टर्स होते हैं ना, सबके ऊपर, किसी को पता था नहीं पता था, सबके ऊपर इल्जाम जाता है। समझ में आ रहा है कि भैया तुम ही लोगों ने किया ये सब कुछ, ये हो ही नहीं सकता, ये वो करके। समझ में आ रहा है ना? तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी लगता है। देखो, इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन, दे आर नॉट लाइबल फॉर रूटीन कंपनी डिफॉल्ट्स, लाइबिलिटी इज कंडीशनल ऑन एक्टिव फेलियर। इसको समझो, इस चीज को बहुत अच्छे से समझा दिया आपको यहाँ पे कि रूटीन फेलियर क्या होता है। रूटीन कंपनी डिफॉल्ट्स, रूटीन कंपनी का डिफॉल्ट का मतलब होता है कि कंपनी जो
नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो भी डिफ़ॉल्ट कर देता है, जो काम उसको करना था वो नहीं करता है, उसके लिए ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, ठीक है। लाइबिलिटी कंडीशनल होता है इनके ऊपर। लाइबिलिटी तब लगेगा इनके ऊपर अगर वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करने से फेल हो जाए, कि उनको करना था, उनका ड्यूटी था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ड्यूटी था, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का ड्यूटी था, लेकिन वो करे नहीं, वो फेलियर हो गए करने से। अगर तुम फेल हो गए करने से तो तुम्हारे ऊपर भैया लग जाएगा इल्जाम, तो तुम्हारा भी जो है, तुम्हारे ऊपर जो है जो भी चीज़ था, जो चीज़ तुमको करना था तुमने नहीं किया, ठीक है, जो तुम्हारा ड्यूटी था तुमने नहीं निभाया, तो फिर तुम्हारे ऊपर लग जाएगा इल्ज़ाम। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी। लेकिन नॉर्मल डे टू डे रूटीन कंपनी का जो डिफ़ॉल्ट होता है, आज आप पकड़ लो, फॉर्म नहीं फिल किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है, टैक्स नहीं भरे, ये वो, तो ये सब कामों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का माथा कोई नहीं खाता है, क्योंकि उसका ये वाला चीज़ है ही नहीं काम। वो देखेगा कंपनी में जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, सब प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं, ठीक है, या तो मेंबर्स को चीट किया जा रहा है कि नहीं, ये भी देखेगा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नॉर्मली जो है विजिलेंस का काम रहता है। चलो आगे देखेंगे हम लोग, ठीक। अच्छा, ओके। दीज डायरेक्टर्स आर हेल्ड लायबल फॉर एन एक्ट ओमिशन ओनली इफ इट ऑकर्ड। इनको लायबल तभी पकड़ेंगे अगर उन्होंने कोई कांड किया है, एक्ट किया है, या फिर उनको करना था कुछ, उन्होंने ओमिट कर दिया, जो काम करना था वो नहीं किया, या तो जो काम नहीं करना था वो कर दिया, ठीक है। ओनली इफ इट ऑकर्ड विथ देयर नॉलेज, मतलब उनके दिमाग में था और उनको पता था, तब जाके ये भी डिफॉल्ट करेंगे, मतलब ये भी जो है इल्ज़ाम लगेगा इनके ऊपर भी, और उनके कंसेंट से किया गया हो, ठीक है, उनके कॉन्वीनियंस से किया गया हो, और ड्यू टू देयर लैक ऑफ ड्यू डिलीजेंस, उनको जो ड्यू डिलीजेंस करना था उन्होंने नहीं किया, मतलब उनको जो काम करना था वो नहीं किया, उन्हीं का गलती है। तो अगर ऐसा है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी चपेट में आ जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? इजी पीजी, बहुत मजा। अब आता है एग्जामिशन फ्रॉम रिटायरमेंट बाय रोटेशन। ये रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स हम लोग देखेंगे धीरे से, टेंशन नहीं लेना है, आएगा जब तब हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। अब तो सेक्शन 114, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही सेक्शन कर रहे हैं दोस्तों, तुमको लग रहा होगा बहुत सारे सेक्शंस कंप्लीट हो रहे, नहीं, सिर्फ एक ही सेक्शन पे लगे हुए हैं। आज हम लोग 150 का जो डायरेक्टर है 150, उसके बाद हम लोग करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, ये हम लोग करने वाले, बहुत प्रॉपर तरीके से मैं तुमको समझाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, आज का जो क्लास होगा ना दोस्तों, ये अनफॉर्चुनेटली थोड़ा छोटा होगा क्लास। इसके पीछे रीज़न क्या है सर? इसके पीछे रीज़न है बिकॉज हमारे फैमिली मेम्बर जो है वो हॉस्पिटलाइज है एंड आई हैव टू बी देयर, ठीक है, इट्स एन इमरजेंसी। तो इसलिए हम लोग क्लास जो है थोड़ा हम लोग इसको छोटा रखेंगे आज के क्लास को, लेकिन टेंशन नहीं ले, कल से जो क्लासेस होंगे ना, और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 2 दिन में 2 क्लासेस हम लोग करेंगे, ठीक है, सुबह एक, शाम को एक, और बीच में अर्जुना बैच के लिए तो 2-3 क्लासेस होते ही रहते हैं डेली, ठीक है, वो तो पेड क्लास है। आप लोगों के लिए सुबह एक, शाम को एक क्लास करने का हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए थोड़ा बहुत रिसोर्सेज भी चाहिए हमको, रिसोर्सेज इन द सेंस मैन पावर भी चाहिए, तो हम लोग देख रहे हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल वी विल डेफिनेटली अपडेट यू, ठीक है। लेकिन खुशी का बात यह है कि आज ये तो कल हम लोग 2 क्लासेस दिन से स्टार्ट करने वाले, ठीक। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम लोग एग्जाम्पशन फ्रॉम रिटायरमेंट बाय रोटेशन। देखो रोटेशन से एग्जाम्पशन किया तो ये एग्जाम्प्टेड, बस इतना तुमको याद रखना है, ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रोटेशन क्या होता है कि रोटेशन मैं तुमको समझाता हूँ, तो रोटेशन ऑफ डायरेक्टर तुमको समझाता हूँ। रोटेशन ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है कोई जो डायरेक्टर बना है, पकड़ ले ये डायरेक्टर बना है, आज पकड़ ले ए जो है वो डायरेक्टर बना है, ठीक है। तो ए डायरेक्टर बना है, बी डायरेक्टर बना है, सी डायरेक्टर बना है, ऐसा ए बी सी डायरेक्टर बने हैं, ठीक है। इनको निकलना है कंपनी से रोटेट होके, इनको रोटेशन से निकाल देना है, इनको रोटेशन से निकाल देना है। समझ में आ रहा है? रोटेशन से निकालने का मतलब होता है कि इनका टाइम आता है कि आज कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं कंपनी में, ज़्यादा डिटेल नहीं करा रहा हूँ क्योंकि जब वो सेक्शन करूँगा ना तब बहुत डिटेल करेंगे हम लोग। कुछ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी में जिनको हम लोग रोटेट करके निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो ए बी सी कहा है ना यहाँ पे, ए बी सी डी पकड़ ले, ये 4 डायरेक्टर रोटेशनल डायरेक्टर है। कौन से डायरेक्टर है? रोटेशनल डायरेक्टर। मतलब ये कि इनका जो एक्सपायरी होता है वो रोटेशन से होगा। आज पकड़ लो इसका रोटेशन से एक्सपायरी हो गया, एक्सपायरी मतलब मर नहीं गया, एक्सपायरी का मतलब होता है निकाल दिए कंपनी से, ठीक। कल इसका
परसों इसका तरसों इसका, मतलब एवरी ईयर होगा ये, एवरी ईयर रोटेट हो के डायरेक्टर्स जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले निकलता है। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से रोटेशन होता है। तो एक ड्यूटी है कंपनी के ऊपर कि कंपनी में मिनिमम कुछ डायरेक्टर्स को रोटेशनल डायरेक्टर्स के हिसाब से आपको रखना होता है। ये क्यों है सर? ये इसलिए होता है सो दैट डायरेक्टर्स जो है ऐसा ना लगे कि इनको गवर्नमेंट जॉब मिल गया है और ये लोग चिपके रहे चेयर के साथ, ठीक है, बिना कुछ काम किए। समझ में आ रहा है? बिना कुछ काम किए वो लोग चेयर में चिपके रहे, ऐसा नहीं। हम लोग बार बार डायरेक्टर्स को फिल्टर आउट करेंगे सो दैट अच्छा अच्छा कॉम्पिटेंट डायरेक्टर्स बैठ पाए एंड देन प्रॉपर तरीके से हम लोग कंपनी को रन कर पाए। क्या ये समझ में आ रहा है? ये है रोटेशन, ठीक है। ये हम लोग करेंगे, जब आएगा सेक्शन हम लोग करेंगे बहुत। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, बस तुमको ये याद रखना है। मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोटेशन से आउट नहीं होता कंपनी में, उसका टेन्योर कंप्लीट होता है उसके बाद ही वो आउट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रोटेशन से कंपनी से नहीं निकलता, ठीक है। रोटेशन जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर लागू नहीं होता। रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन डू नॉट अप्लाई टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बस इतना याद रखो, खत्म। उसके बाद देखो मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक, इसमें क्वेश्चन भी बनता है। डेटा बैंक क्या है? डेटा बैंक वो बैंक है जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पूरा डेटा रहता है। आज मैंने कंपनी खोला, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स मार्केट से कहाँ से ढूंढ के लाऊं, ठीक है ना, मुझको तो पता भी नहीं होगा। तो एक तो लिस्ट होना चाहिए ना, एक बैंक होना चाहिए। जैसे ब्लड बैंक होता है, वहाँ से ब्लड हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से एक बैंक होता है जिसको हम लोग कहते हैं डेटा बैंक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डेटा बैंक। उस डेटा बैंक से हम लोग उस वहाँ पे डेटा रहता है कि कौन कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है अब के डेट में अवेलेबल है, उनको हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। उनके एक्सपर्टीज के हिसाब से हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, ठीक। अच्छा समझो, एक चीज समझो, ये भी लिखा है प्रोविजंस पे, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि देखो तुम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को डेटा बैंक से चुन रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि डेटा बैंक में अव्वल नंबर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऐसे भी कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो सकते हैं जो काम का नहीं है। तो डेटा बैंक से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स चूज करने के बाद उनका भी इंटरव्यू लिया जाता है प्रॉपर तरीके से, उसके बाद तुमको रखना होता है। तुम कंप्लीट डिपेंडेंट नहीं हो सकते डेटा बैंक के ऊपर कि ये यहाँ पे तो अव्वल नंबर के जो है फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं जिनको ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं होता, एक्सपीरियंस भी कम होता है। तो ये तुमको डिसाइड कर, कंपनी को प्रॉपर तरीके से इंटरव्यू लेके अच्छे से तुमको जो है उसके बाद तुमको चूज करना होता है। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? देखेंगे हम लोग आगे। देखो 150 source for selection. An independent director may be selected from a data bank containing names, address and qualifications of eligible persons maintained by a body notified by the central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बॉडी को दे दिया है ड्यूटी कि भैया डेटा बैंक मेंटेन करके रखो, डेटा बैंक मेंटेन करके रखो। उस डेटा बैंक में आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के नेम्स, एड्रेसेस, क्वालिफिकेशंस एंड एलिजिबल पर्सन्स कौन कौन है उनका पूरा डिटेल मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो द इंडियन नोटिफाइड अथॉरिटी कौन सा है? द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये एमसीए के अंदर ही आता ही है, ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मेंटेन्स द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का डेटा बैंक अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पर्पस क्या है? द डेटा बैंक इज अ सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर कंपनीज टू फाइंड क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैंडिडेट एंड फॉर एलिजिबल इंडिविजुअल्स टू रजिस्टर देयर प्रोफाइल्स। जो एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं वो भी जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। अपना प्रोफाइल जो है दे सकते हैं, एक्सपीरियंस विस्पीरियंस डाल के वो अपना डेटा जो है डेटा बैंक में घुसा सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटा बैंक में घुसा सकता है, ठीक है। The responsibility for due diligence before selecting a person from the data bank lies with the companies making the appointment। ये देखो सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर थोप दिया? कंपनी के ऊपर। कंपनी के ऊपर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ड्यू डिलीजेंस होगा बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्सन, मतलब पर्सन को सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिलेक्ट करो। लेकिन उसके पहले जो ड्यू डिलीजेंस आप देखोगे कि वो कैपेबल है कि नहीं, उसके दिमाग में क्या है नहीं है, सब कुछ जो है कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल दो data bank is a verified repository, the final legal responsibility to check the candidate background, credentials and suitability for the specific company rest entirely with the appointing company। अपॉइंटिंग कंपनी के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो लीगली जो है
वो लीगली जो है सुइटेबल है कि नहीं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चेक करने के लिए। क्या है समझ में आ रहा है? चलो दोस्तों, अप्रूवल का प्रोसेस देखो। अप्रूवल कैसे होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी अप्रूव्ड इन ए जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर अप्रूव करेगा, एजीएम में हो या फिर ईजीएम में हो। द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस मस्ट इंक्लूड द जस्टिफिकेशन फॉर चूजिंग द अपॉइंटी। इसका मतलब ये कि नोटिस जो जाएगा, क्या जाएगा बताओ? नोटिस जो जाएगा, नोटिस किसको जाएगा दोस्तों? जो मेंबर है उनको, मेंबर्स को नोटिस जाएगा। नोटिस में रहता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, हम लोगों ने पढ़ रखा है सेक्शन 102। अब ये जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जा रहा है, इसमें लिखा होगा कि हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं। हम लोगों ने XYZ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट के लिए नाम हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, और क्यों सजेस्ट कर रहे हैं, ये क्यों कैपेबल है, ये भी आपको मेंशन करना होगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, सो दैट सारे जो मेंबर्स वोट करेंगे, इसको रखेंगे नहीं रखेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाए प्रॉपरली, एंड देन उसको वोट करके रख लेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, डेटा बैंक मेंटेनेंस। द डेटा बैंक मस्ट बी क्रिएटेड एंड मेंटेन एज पर प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। ये छोड़ो। मैनर्स ऑफ सिलेक्शन। द सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मैनर एंड प्रोसीजर फॉर सिलेक्टिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये कैसे सिलेक्ट करना होता है, ये भी छोड़ो, कोई काम का नहीं है। ठीक है, जितना मैंने इन्फॉर्मेशन तुमको दिया है वो काफ़ी है। ये चीज़ यही है, ये एक्सप्लेनेशन इस चीज़ का, तो इस चीज़ का थोड़ा एक बार नॉर्मल रीड कर सकते हो। ठीक है, कंपनीज एक्ट को जो है, कंपनीज एक्ट को फॉलो करके ही तुमको प्रोसीजर फॉलो करना होता है, सो एंड सो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे हम लोग। अच्छा सर एक बात बताइए ना, एग्जामिनेशन में यहाँ से आ गया तो हम क्या करेंगे सर? हमको तो लिख नहीं पाएंगे सर, ये वाला आ गया एग्जामिनेशन में तो। अरे भाई, ये जो चीज है ये सेम चीज है। The company must transparently explain the choice of candidate, detailing their qualification, experience and how they meet the independence criteria to the shareholder। मतलब वही एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखेगा कंपनी की क्यों हम लोग इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इसी चीज का एक्सप्लेनेशन है। गवर्निंग रूल्स क्या कहता है? द कंपनीज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूल्स गवर्न्स इट्स ऑपरेशन। ये गवर्न करता है कि कैसे डेटा बैंक को मेंटेन किया जाए। ठीक है, कैसे करना चाहिए वो लिखा नहीं है, सिर्फ तुमको बताया कि रूल्स में ऐसा ये जो रूल है, यही रूल जो है डेटा बैंक को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना होता है, ये लिखा होता है यहाँ पे। ठीक है, procedural, the company's appointment and qualification of directors rules 2014 and 2019 data bank rules provide that the comprehensive procedure framework for selection and eligibility and registration। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे लिखा है? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स में लिखा है कि कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो ये वाला पोर्शन पढ़ के तुम क्या समझे? इतना ही समझे ना कि ये रूल्स में लिखा है ये चीज, यही बात इसको एक्सप्लेन की है। तो मैं जो करा रहा हूँ ना, जो मैं मार्क करा रहा हूँ, इसके ऊपर फोकस करो, फोकस करके फोकस वहीं पे रखना है जो जहाँ पे मैं तुमको दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, बहुत ही बवाल टॉपिक। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ठीक सुनो। यह है कंपनी, ये क्या है? कंपनी। ठीक है, ये क्या है बताओ? कंपनी है। ठीक है, कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी डायरेक्टर्स कह रहा हूँ, बहुत सारे। हाँ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, पकड़ ले डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर है, ये क्या है? डायरेक्टर। ठीक है, अब कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स भी हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं बताओ? मेंबर, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं कि नहीं बताओ? शेयर होल्डर्स हो सकते हैं कंपनी में बहुत सारे। हाँ जी, कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, ऑब्वियसली हो सकते हैं सर, क्या बोल रहे हो सर आप? बहुत सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं कंपनी में। ठीक है, ये है शेयर होल्डर्स, ये है शेयर होल्डर, ये है तुम्हारा शेयर होल्डर, ये है तुम्हारा डायरेक्टर। ठीक, चलो डायरेक्टर, ये शेयर होल्डर। अब देखो, शेयर होल्डर क्या सब एक ही कैटेगरी का होता है या फिर बड़ा छोटा होता है? बड़ा छोटा होता है सर। बड़े एंड छोटे कैसे सर? हाइट से या फिर किससे? नहीं, कितना तुमने इन्वेस्ट किया कंपनी में उससे पता चलता है कि कौन बड़े शेयर होल्डर्स है, कौन छोटे शेयर होल्डर्स है। तो द मोर यू इन्वेस्ट, द मोर यू इन्वेस्ट in the company, the bigger you get, the bigger
बिगर यू गेट, ठीक है। द मोर यू इन्वेस्ट द बिगर यू गेट, जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा बड़ा हो जाओगे आप, ठीक है, कंपनी में। अब ऐसे भी तो शेयर होल्डर्स है, जैसे कि रीना एंड टीना जैसे, रीना, टीना, श्याम एंड राहुल जैसे, ठीक है। इस प्रकार के तो भैया शेयर होल्डर्स है जिन्होंने, अब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, क्या बताओ, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, 5-5 शेयर्स पकड़ के रखे हैं वो लोग ने, 5-5 शेयर्स, ठीक है, 4 से 5 शेयर्स उन लोगों ने हेल्ड करके रखा है, 20-20 रुपए के, 30-30 रुपए के, 40-40 रुपए, या फिर 100-100 रुपए के, चलो 100-100 रुपए के 4-5 शेयर्स होल्ड करके रखे। तो ये शेयर होल्डर है कि नहीं, ये शेयर होल्डर है कि नहीं, ऑब्वियसली ये भी तो शेयर होल्डर है दोस्तों, ये भी तो शेयर होल्डर है, लेकिन ये स्मॉल शेयर होल्डर है, क्या बताओ, स्मॉल शेयर होल्डर, ठीक है। अब बात ये होता है, क्या होता है ना, ये देखो नॉर्मल चीज, अब तुम अपने फैमिली में देखो, ठीक है, फैमिली में देखो, जिसका ज्यादा पैसा है, जिस अंकल के पास ज्यादा पैसा है उस अंकल का इज्जत ज्यादा, ठीक, जिस आंटी का पैसा ज्यादा है उस आंटी का इज्जत, मम्मी के फैमिली के साइड से हो या फिर फादर के फैमिली के साइड से हो, तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा पैसा है तो तुम्हारा ज्यादा इज्जत, ठीक है, ये नॉर्मल चीज है, ठीक। अब सुनो सर, इससे बचे कैसे सर, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, इज्जत मिलेगा। अब देखो, सिंपल बात ये होता है कि जो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स है ना, डायरेक्टर्स उनके बारे में ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, बिग शेयर होल्डर्स के बारे में, बिग शेयर होल्डर, तो जितने भी डिसीजन वगैरह लिया जाता है ना, अब बिग शेयर होल्डर के पास ज्यादा शेयर होता है, ज्यादा शेयर होता है कि नहीं, बिग शेयर होल्डर्स पकड़ ले, कोई भी अगर मीटिंग में वोट जो है मिलने के लिए कितना परसेंट अगर पकड़ ले, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहा है तो 75% वोट चाहिए होता है, पकड़ ले 75% वोटिंग में सारे बिग शेयर होल्डर्स ने वोट कर दिया तो सब तो पास हो गया ना, कोई भी रेजोल्यूशन पास हो सकता है सॉरी, कोई भी रेजोल्यूशन पास हो सकता है अगर बिग शेयर होल्डर्स ने वोटिंग कर दिया तो बाकी के जो 75 के बाद जो शेयर होल्डर्स होते हैं दोस्तों, 25, बाकी जो 25% के शेयर होल्डर्स है जिन्होंने नो किया होगा, शायद ये तो स्मॉल शेयर होल्डर होंगे ना, छोटे वाले शेयर होल्डर हो सकते हैं, पॉसिबल है। सिंपल बात ये है कि बड़े शेयर होल्डर्स चाहे तो कंपनी में कुछ भी हो सकता है, और स्मॉल शेयर होल्डर्स के बारे में सोचेगा कौन, कोई नहीं सोचने वाला, ठीक, क्योंकि इनके पास 4-5 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, 4-5 शेयर्स लेके बैठे हैं, इनके बारे में सोचेगा कौन, इनका कंपनी में जो डिसीजंस लिया जा रहा है ये इनके भलाई के लिए है भी क्या नहीं, ये कौन सोचेगा, हाँ ये कौन सोचेगा ये तो कोई सोचने वाला चाहिए होगा ना, कोई इनको रिप्रेजेंट करने वाला चाहिए होगा ना, स्टूडेंट यूनियन होते हैं भैया, ठीक, अपने टाइम में तो हम भी स्टूडेंट यूनियन करके भैया एकदम जनरल सेक्रेटरी बन के हमने तो पूरा एकदम इतना ज़्यादा, मतलब क्या ही बताए, धूम मचा दिए थे। अब देखो हो ये रहा है कि इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई चाहिए होगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, इन्हीं स्मॉल शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, ठीक है। अब ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है इसको हम लोग बिठा देते हैं बोर्ड में। अब सोचो, ये है बोर्ड का टेबल, ठीक, बोर्ड का टेबल, यहाँ पर बैठे हैं मिस्टर जॉन इंटरनेशनल वाले, यहाँ पे मिस्टर अर्जुन, ठीक है, यहाँ पे मिस्टर श्याम, ठीक है, फिर यहाँ पे मिस्टर राहुल, सर विमेन डायरेक्टर कहाँ है, यहाँ पे कृतिका, ठीक है, यहाँ पे और एक बिठा देते अंजलि, भैया एकदम राजघराने के लोग ये सब, ठीक, फैमिली बिजनेस चल रहा है। यहाँ पे बैठा है ये छोटा सा एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, मतलब नेसेसरी नहीं कि हाइट छोटा हो, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बिठा, इनको बिठा देंगे यहाँ पे बोर्ड के साइड के टेबल के साथ कुर्सी लगा के बिठा देंगे। ये कौन है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इनका नाम क्या है, गरीब नाम सोचो, गरीब नाम, गरीब नाम क्या हो सकता है सर, सर कोई भी नाम गरीब अमीर नहीं होता है गरीब नाम, गरीब नाम तो भैया मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो इसका जो है नाम पकड़ लो, है इसका नाम ही है, इसका नाम है जीजी, ठीक है, जीजी है इसका नाम, जीजी को बिठा दिया हम लोगों ने यहाँ पे, कहाँ पे बिठा दिए, बोर्ड के टेबल पे। तो ये दिख रहा है तुमको, ये जो
बड़े बड़े शेयर होल्डर्स है, बड़े बड़े शेयर सॉरी बड़े बड़े जो शेयर होल्डर्स है उनके 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 सपोर्ट के लिए, सोचने के लिए बड़े बड़े डायरेक्टर्स, भैया राजघराने का डायरेक्टर बैठा है सब लोग यहाँ पे, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स, ठीक है। इनको फर्क नहीं पड़ता ये 2 3 4 शेयर से, फर्क नहीं पड़ता भैया। इन फर्क पड़ने के लिए हम लोगों ने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को यहाँ पे अपॉइंट किया है। ये यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा। सर ये क्या करेगा यहाँ पे बैठ के? सर इसका बात तो कोई सुनेगा नहीं, ऐसा नहीं है भैया। डायरेक्टर के पैनल में बैठ गए ना, डायरेक्टर के पैनल में बैठ गए सब लोग, इसका मतलब सब इक्वल यहाँ पे दोस्तों। ये इंश्योर करेगा, ये इंश्योर करेगा, ENSURE, इंश्योर। खाते हो कि नहीं इंश्योर? मम्मी डैडी को पिलाते हो इंश्योर? हाजी इंश्योर। दादाजी को दादी जी को इंश्योर पिलाते हो? एकदम बकवास है, मत पिलाया करो, ठीक है। देसी देसी कुछ जो है वो बना के घर में पिलाया करो। मेरे पास एक है, मैं बताऊंगा तुमको किसी और दिन, ठीक है। अब ये इंश्योर करता है, ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है ये इंश्योर करता है कि ये हमारे जो स्मॉल शेयर होल्डर्स है ना, इनके साथ कोई नाइंसाफी ना हो जाए। मतलब ये जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स है ये बैठ के जो भी डिसीजंस ले रहे हैं ना, ये स्मॉल शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में ना हो। जो भी डिसीजन लिया जा रहा हो, स्मॉल शेयर होल्डर को कुचलने के लिए डिसीजन ना लिया जाए। इनके इनके जो है बेनिफिट पे ही हो सब कुछ। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके डिसएडवांटेज पे कोई भी किसी प्रकार का हम लोगों ने डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ये समझ में आ चुका है? हाँ जी, ये होता है भैया हमारा स्मॉल शेयर होल्डर का भैया डायरेक्टर। चलो अब हम लोग देखेंगे यहाँ से एप्लीकेबिलिटी, देखेंगे कि स्मॉल शेयर होल्डर कैसे बैठेगा, कौन अपॉइंट करेगा, क्यों बैठेगा, ऐसा करके, ठीक है। देखो सीधा इधर आ जाओ। ये अ लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट 1 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर, ये ऑप्शनल होता है, याद रखियो, नॉट मैंडेटरी। गिव्स अ नोटिस टू रिटेल इन्वेस्टर्स की स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर जो है उनको हम लोग अपॉइंट करने जा रहे हैं, लिस्टेड कंपनी अपॉइंट कर सकते हैं। अब देखो फिर आता है कि कंपनी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर रहा है, अपॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो तुम क्या करोगे? तुम एज अ मेंबर अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब तुम मेंबर अप्लाई कर दोगे। अब 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 टोटल शेयर होल्डर्स अप्लाई करेंगे। कैसे? देखो इस चीज को समझो। देखो देखो ये है तुम्हारे स्मॉल शेयर होल्डर्स, ठीक है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, छोटे मोटे आंडू पांडू सब लोग, ठीक है। 2 शेयर, किसी ने 2 शेयर, किसी ने 1 शेयर, किसी ने 5 शेयर, किसी ने 10 शेयर जो है हेल्ड करके रखा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब सुनो, होता ये है कि ये जो तुम्हारे कंपनी है, अगर तुम लिस्टेड हो, लिस्टेड कंपनी हो, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि कंपनी के पास ऑप्शन है कि कंपनी या तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, नहीं कर, अपने मर्जी से कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर मन करे तो वो लोग ने कर दिया। अगर कंपनी नहीं कर रहा है तो तुमको चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपने तुमको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो तुम अप्लाई करोगे, कंपनी को नोटिस भेजोगे। और कौन भेजेगा नोटिस? ये है क्वेश्चन मार्क। ये नोटिस कौन भेजेगा? क्वेश्चन है ये कि नोटिस कौन भेजेगा? नोटिस भेजेगा कंपनी में जितने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है ना, ठीक है, पकड़ ले 1 लाख स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, तो इसका 1/10 स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अप्लाई करना है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अप्लाई करना। अच्छा 1/10 इन नंबर है, याद रखना, 1/10 पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है, वो वाला नहीं। ये 1/10 जो है ये बाय नंबर है। मतलब अगर 1 लाख शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, स्मॉल शेयर होल्डर है, तो कंपनी में 1 लाख स्मॉल शेयर होल्डर है, तो उसका 1/10 निकलता है 10,000 शेयर होल्डर। ये 10,000 शेयर होल्डर कम से कम अप्लाई करेगा कंपनी को, 1/10 शेयर होल्डर अप्लाई करेगा कंपनी को, ठीक है। सर 1/10, सर 10,000 स्टूडेंट कहाँ से जुगाड़ करे सर? 10,000 हम लोग आंडू पांडू ये जो है हम लोग कॉलेज स्टूडेंट 10,000 कहाँ से जुगाड़ करे? 10,000 शेयर होल्डर सर कहाँ से जुगाड़ करे? तो पूछा गया कि 1,000 तो कर लेगा ना? क्या बोला? 1,000 कर लेगा? बोले कि हाँ 1,000 तो कर लेंगे, 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर कर लेंगे, स्मॉल शेयर होल्डर कर लेंगे। चलो ठीक है, 1,000 शेयर स्मॉल शेयर होल्डर अप्लाई कर दो, नोटिस भेज दो कंपनी को कि तुमको चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर का डायरेक्टर, रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टर। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। तो या तो कंपनी का 1/10 स्मॉल शेयर होल्डर अप्लाई करेगा, जिस जो 1/10 वाले टोटल शेयर होल्डर्स में जो 1/10 है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब 10% शेयर होल्डर, स्मॉल शेयर होल्डर्स अप्लाई करेंगे। अगर
1 लाख शेयर होल्डर्स है, उसका 10% निकलता है 10,000। 10,000 शेयर होल्डर्स अप्लाई करेंगे। अगर इतना बड़ा अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर्स तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो तो कम से कम 1,000 शेयर होल्डर अप्लाई करते चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे election is initiated by notice from the lower of 1000 small shareholders or 1/10 of total small shareholders। ठीक है, जितने टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स है उनका 1/10 या फिर 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स नोटिस भेज के इलेक्शन इनिशिएट किया जा सकता है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को हम लोग इलेक्ट करेंगे। क्या है समझ में आ रहा है? ठीक है। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कब डिमांड कर सकते हैं? अगर इतने जन ने अप्लाई किया तो। A listed company can appoint a small shareholder director suo motu on its own initiative। listed company वैसे ही small shareholder director को अपॉइंट करके रखता है कि चलो ठीक है, small shareholders के बारे में भी सोचने के लिए हम लोग डायरेक्टर रखते थे। ठीक है, अपने आप ही रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इसको कहा जाता है प्रोएक्टिव अपॉइंटमेंट। क्या कहा जाता है? प्रोएक्टिव अपॉइंटमेंट। ठीक है, क्या? प्रोएक्टिव अपॉइंटमेंट कहा जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद देखो दोस्तों, स्मॉल शेयर होल्डर्स मस्ट गिव एटलीस्ट 14 डेज नोटिस बिफोर द मीटिंग। मीटिंग स्टार्ट होने से पहले 14 डेज पहले जो है वो लोग नोटिस भेजेगा। पकड़ ले, कंपनी ने नोटिस भेजा, कंपनी 21 डेज का कम से कम नोटिस भेजता है मिनिमम। ठीक है, क्लियर डेज रहता है। तो सारे स्मॉल शेयर होल्डर्स को मिल गया है नोटिस की मीटिंग होने वाला है, और स्मॉल शेयर होल्डर्स ने सोचा कि भैया यही मोमेंट है, हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर लेते हैं। तो कंपनी 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, मीटिंग जो स्टार्ट होगा उससे 14 दिन 14 डेज पहले पहले नोटिस भेज देगा। स्मॉल शेयर होल्डर्स मस्ट गिव नोटिस। ठीक है, और नॉमिनेट भी करेगा, वही नॉमिनेट करेगा कि भैया हम लोग इसको एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रखना चाहते हैं। ठीक है, 14 डेज नोटिस बिफोर द मीटिंग इंक्लूडिंग प्रपोजर डिटेल्स। मतलब प्रपोजर डिटेल्स मतलब किसको प्रपोज कर रहे हो तुम अपॉइंट करने के लिए एज अ स्मॉल शेयर होल्डर, उसका पूरा डिटेल दोगे तुम। कैंडिडेट का कंसेंट चाहिए होगा एंड एलिजिबल स्टेटमेंट चाहिए होगा, डिन चाहिए होगा, और नो डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। सर डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिटरमाइन करता है? डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन अभी तक आए नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन में हम लोग सीखेंगे, इसी चैप्टर में है कि कौन कौन डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो उसको डायरेक्टर के हिसाब से बिठा नहीं सकते। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालीफाइड वाला नहीं होना चाहिए, उसके पास डिन होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। ठीक, अच्छा, फिर देखो, the director is considered an independent director provided they meet the eligibility criteria of section 149 and give the required declaration। वो जो तुम्हारा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है ना, जिसको तुम एज ए डायरेक्टर बिठाना चाहते हो, वो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बैठ सकता है। क्या बताओ? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बैठ सकता है, प्रोवाइडेड दैट 149 सबसेक्शन 6 में जो हम लोगों ने सीखा था ना, जो 149 सबसेक्शन 6, देख ये देख, तेरे को दिखा देता हूँ तो याद आ जाएगा। ये क्या सीखा है हम लोगों ने? ये क्या सीखा है, क्या सीखा है हम लोगों ने? ये देख, ये 149 सबसे, ये देख 149 सबसेक्शन 6 में हम लोगों ने क्या सीखा है? ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे इंडिपेंडेंट रहता है, उसका रिलेटिव को कितना दूर रहना चाहिए कंपनी से, ठीक है, और वो उसका रिलेटिव दोनों मिलके कितना दूर होना चाहिए कंपनी से, ये भी सीखा। ये अगर ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो स्मॉल शेयर होल्डर्स अपॉइंट करना चाहते हैं, ये अगर सेटिस्फाई कर दिया तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंसिडर भी किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही होना चाहिए, मतलब ऐसे कंसिडर किया जा सकता है कि ये भी एक प्रकार का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी में। क्या ये समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है, ऐसे कंसिडर करने के लिए। ठीक है, तो द डायरेक्टर इज कंसिडर्ड एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रोवाइडेड, इसको कंसिडर किया जा सकता है, मतलब प्रोवाइडेड दैट कि वो मीट करे सेक्शन 149 का सबसेक्शन 6 का क्राइटेरिया। ठीक, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है उसका थोड़ा पावर रहता है कंपनी में, उसको थोड़ा और पावर मिलता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर से ज्यादा ही पावर मिलता है। ठीक, जितने भी कमेटी वगैरह बनेंगे ना, देख बोर्ड में बहुत सारे कमिटीज बनते हैं, ठीक है, रेम्यूनरेशन कमेटी बनता है, ये कमेटी वो कमेटी, बहुत सारे कमिटीज बनते हैं। कमेटी के बारे में आगे जाके हम लोग देखेंगे। तो ये जो कमिटीज बनेंगे ना दोस्तों, ठीक है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी सुना है? ये कभी ना कभी तो सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लोगे फ्यूचर में। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ऑडिट कमेटी, ठीक है, रेम्यूनरेशन कमेटी, इस प्रकार का जो कमिटीज बनते हैं सब में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर घुस घुस के बैठता है। ठीक है, क्योंकि उनको देखना है भैया तुम लोग कमेटी में क्या डिसीजन ले रहे हो, देखूं जरा सबके लिए भला भला तो होगा ना, या फिर किसी के अगेंस्ट के लिए में तुम लोग डिसीजन ले रहे हो, किसी के पर्सनल बेनिफिट के लिए ले रहे हो क्या डिसीजन, ये देखेगा कौन? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या है समझ में आ रहा है? तो उसका पावर थोड़ा ज्यादा है ना। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर तो हर कमेटी में घुसेगा नहीं। अब देख, इसके बाद देख टेन्योर, देख स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का
नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, मैक्सिमम टेन्योर 3 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए हो सकता है। नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, रीअपॉइंटमेंट नॉट पॉसिबल, और 3 साल के लिए वो बैठता है। तो उसके बाद दूसरा तुम किसी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को जो है बिठा सकते हो। ये इसमें 1 टर्म लिमिट होता है, इसमें रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, ऑफिस इज वेकेटेड द डायरेक्टर इनकस डिस्क्वालिफिकेशन, एक बार वो डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाए, सेक्शन 164 में पूरा डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में लिखा होता है, ठीक है। उस कैटेगरी में अगर आ गया ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, तो ऑटोमेटिकली ऑफिस उसका वेकेट हो जाएगा। वेकेट का मतलब होता है निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अ पर्सन कैनॉट बी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज, तो एक साथ एक टाइम पे वो 2 कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, आफ्टर सीजिंग ऑफ ऑफिस द पर्सन कैनॉट बी अपॉइंटेड इन एन एसोसिएटेड विद द सेम कंपनी इन एनी अदर कैपेसिटी। तो पकड़ ले, प्रिया लिमिटेड में, प्रिया लिमिटेड में अर्जुन जो था एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन के बैठा था, ठीक है। अब प्रिया का होल्डिंग है, सब्सिडरी है, एसोसिएट है, इनमें एक बार अर्जुन का 3 साल का टेन्योर खत्म हो गया। अब अर्जुन जो है प्रिया से तो निकलना होगा, निकलने के बाद ये बाकी जो ये होल्डिंग सब्सिडरी इसके रिलेशन में जो जो भी आता है कंपनी, उनमें भी वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर नहीं बन सकता, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, ठीक है। द पर्सन कैनॉट बी अपॉइंटेड इन और एसोसिएटेड विथ द सेम कंपनी, सेम कंपनी के साथ किसी प्रकार का, प्रिया के साथ किसी प्रकार का उसका एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। इन एनी अदर कैपेसिटी फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। इन एनी अदर कैपेसिटी फॉर 3 ईयर्स, मतलब एक बार उसका ऑफिस से निकल गया, 3 साल का उसका टेन्योर था, उसके बाद देख 3 साल का बेचारे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का टेन्योर ही होता है, 3 साल का टेन्योर हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो निकल गया। निकलने के बाद 3 साल तक जिस कंपनी में, प्रिया लिमिटेड में वो था एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, उसके साथ किसी प्रकार का उसके रिलेशन नहीं रख सकता, ना तो उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट इनके साथ भी किसी प्रकार का रिलेशन नहीं रख सकता, एकदम दूर रहना है इनसे, 3 साल एकदम दूर रहना है, ठीक है। अ स्मॉल शेयर होल्डर इज वन होल्डिंग, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब तुम सोचोगे कि यार ये शेयर होल्डर कौन है, ये स्मॉल शेयर होल्डर्स किसको कहा जाता है, स्मॉल शेयर होल्डर्स किसको कहा जाता है? जो शेयर होल्डर जिसके पास 2,000 रुपये का जो शेयर से उससे कम है, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है कम से कम 20,000 रुपीज और उससे कम, नॉट मोर देन 20,000 रुपीज से ज्यादा उसने कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं किया है, वो है स्मॉल शेयर होल्डर, वो है स्मॉल शेयर होल्डर, याद रखियो, ठीक है। अब जो मैंने कॉलेज वाले स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया, किसी ने 100 रुपये का शेयर खरीदा, 20,000 से तो कम ही है ना, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 500, किसी ने 1,000, तो 20,000 से कम का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये सारे हैं स्मॉल शेयर होल्डर। समझ में आ चुका है? इसी के साथ हमारा पूरा स्मॉल शेयर होल्डर का सेक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। इसको इतने अच्छे से मैंने करवा दिया कि तुम भूल नहीं सकते, और इन्हीं चीज़ों को बार बार तुमको ना दिमाग में रखना है, इन चीज़ों को, ठीक है। ऐसे मतलब इग्नोर नहीं कर देना है कि छोड़ना यार स्मॉल शेयर होल्डर क्या सीख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ये ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन में तो पूछे जाएंगे, तुम्हारे प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आएगा। तुम्हारे इंटर्नशिप जैसे ही एग्जीक्यूटिव पार करेगा ना भाई, इंटर्नशिप आ जाएगा, अच्छे कंपनी में इंटर्नशिप चाहिए, अच्छे फर्म में इंटर्नशिप चाहिए तो भैया, और अच्छा स्टाइपेंड चाहिए तो भैया बहुत अच्छे से करो कंपनी लॉ, तुमको कंपनी लॉ बहुत अच्छे से करना होगा, ठीक। आज का वीडियो यहीं तक होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो पसंद आया है, एंड आई होप कि सब लोगों ने अटेंडेंस दिया है, वीडियो को लाइक किया है। हम लोग जल्दी मिलेंगे विद और नेक्स्ट क्लास में हम लोग और ज़्यादा डिटेली देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में सेक्शंस थोड़े छोटे छोटे हैं, वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ये सारे सेक्शन जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। 160 जैसे ही 60 आ गया, मैंने यहाँ पे मार्क करवाया था, याद है? 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, ये सारे बहुत बड़े बड़े सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बड़े से ज्यादा बढ़कर है। ये सारे सेक्शंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ध्यान से रखना है इन चीजों को, ठीक है। ये वेकेशन तो छोटा वाला सेक्शन लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक ठीक है। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। 160 से भैया स्टार्ट हो जाएगा, बहुत मजेदार। बाकी तो डिन फिन जो है ये करने वाले हम लोग, ये शायद लास्ट में भी करें हम लोग, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन पहले करेंगे सो दैट दिमाग में वो फ्रेश रहे हमेशा। सारे सेक्शंस कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।